चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आप सबका लेक्चर नंबर 5 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में स्वागत करता हूं। आज की लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑलराइट, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि शास्त्री जी के टाइम में जो चैलेंजेस थे इंडिया जो फेस कर रही थी दोस्तों, दैट वाज द अल्टीमेट, इट वाज एट द पिनेकल, राइट। उसके बाद में जो भी लीडर्स आए जैसे कि इंदिरा गांधी जी हो गई एंड एक्सेट्रा, उनके टाइम में चीजें थोड़ी स्मूथ होने लग गई थी क्योंकि वी हैव कंप्लीटली ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉन अलाइनमेंट टू आवर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सोवियत ब्लॉक, राइट। बट जो शास्त्री जी का टाइम था दोस्तों, वो काफी ज्यादा पिनेकल में था। वो क्यों था, हम देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर की शुरू करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट आज की लेक्चर की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपके साथ एक थॉट ऑफ द डे शेयर करना चाहूंगा, जो कि इस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में एंड हम सब के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थॉट क्या है? वो थॉट जोसेफ न्यूयन जी का एक स्टेटमेंट है, दैट इज डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू थिंक, राइट। डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू थिंक, राइट। यहां पे आप अपने दिमाग में ले आइए नेहरू जी का पिक्चर एंड शास्त्री जी का पिक्चर। नेहरू जी ने हमेशा ऑपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही थॉट, राइट। ही थॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, राइट। एंड we know and we knew as well, right, that the perception and reality, there is a huge gap, huge difference, right. We cannot perceive the reality on the basis of our thinking or the thought. हमने देखा, जब जब हमने सोचा कि हिंदी एंड चीनी भाई भाई हैं, तब तक चीनियों ने हमारे पीठ में पूरा घोंपा, राइट। एंड सिमिलरली जब हम शास्त्री जी को पिक्चर में लेके आते हैं दोस्तों, डिस्पाइट he was known for continuing the legacy of Nehru ji of the non-alignment. He was very, very shrewd in taking the matter of the fact into the consideration. राइट। जब साउथ ईस्ट एशिया में थ्रेट लूम हुआ दोस्तों, जब जब चाइना ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया 1964 में, शास्त्री जी टुक द फैक्ट्स इनटू कंसिडरेशन एंड उन्होंने 1965 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया, गठन किया एंड इंडिया को एक फ्री हैंड दिया कि नाउ वी कैन टेस्ट आवर ओन न्यूक्लियर बॉम्ब। So this is what is the importance of this particular statement, that don't believe in everything you think, right? And यहाँ यू में हम सब आ जाते हैं दोस्तों, राइट। कभी कभी हमारे लाइफ में भी हम बहुत सारी चीजें ऐसा सोच लेते हैं जो रियलिटी से बहुत परे हो जाता है, राइट। आप हमेशा लाइफ में एक बात, हमारी साइकोलॉजी के एक टीचर कहा करते थे दोस्तों, प्रॉब्लम इज इनएविटेबल। हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम इज श्योर, राइट। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बट सफरिंग इज अ चॉइस। प्रॉब्लम इज इनएविटेबल, प्रॉब्लम इज इनएविटेबल, राइट। वी कैन नॉट रन फ्रॉम द प्रॉब्लम, बट सफरिंग इज द चॉइस। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, सो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी, विद दिस पॉजिटिव नोशन, लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। आज की लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जय जवान जय किसान से, जो कि शास्त्री जी की एक बहुत फेमस कोट है, राइट। कोट टू द इंडियंस एंड द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ की शास्त्री जी की स्टोरी तो बहुत ही पहले शुरू होती है दोस्तों, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ईयर 1964, राइट। ईयर 1964 में क्या हुआ था दोस्तों? मई 1964 में हो गई थी नेहरू जी की डेथ, राइट। मई 1964 में हो गई थी नेहरू जी की डिमाइस, राइट। अब क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम में, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल अफेयर्स में देयर वाज क्लेमर्स लूमिंग ओवर, देयर वाज क्लेमर्स, देयर वाज कंफ्यूजन, देयर वाज लॉट ऑफ टॉक्स व्हिच वाज हैपनिंग कि अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सरवाइव कैसे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिकल अरीना में दोस्तों इंडिया को कहीं ना कहीं सिर्फ नेहरू जी के ही नजरिए से जाना जाता था, राइट।
People were very, very pessimistic to accept any leader for India, such a diverse country like India, other than Nehru ji. क्योंकि दुनिया देखती थी दोस्तों इवन बिफोर द इंडिपेंडेंट दैट हाउ नेहरू जी वाज वोकल अबाउट द डाइवर्सिटी द डाइवर्स पॉलिटिकल कल्चर दैट इंडिया हैड, राइट? अब जबकि नेहरू जी ना रहे तो दुनिया भर में ये क्लेमर्स, ये डाउट्स, ये कंफ्यूजन गूंजने लगा कि अब इंडिया का क्या होगा, कहीं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी। तो दिस वाज ऑल सच sort of confusions which was looming over the world politics. बट हुआ क्या? आप सब की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों दैट द इंडियन पॉलिटिकल ट्रांजिशन पोस्ट नेहरू वाज द मोस्ट स्मूदेस्ट पॉलिटिकल ट्रांजिशन एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। जितना आसान ये साउंड कर रहा है, मसलन उतना आसान ये है तो नहीं दोस्तों। देयर वाज लिटिल बिट ऑफ डिलेमा ऑफ चॉइस आई विल से व्हिच वाज प्रिवेलिंग विद इन द कांग्रेस पार्टी, बट स्टिल जब हम कंपेयर करते हैं दोस्तों दूसरे पॉलिटिकल ट्रांजिशन से, बहुत आसान थी, बहुत स्मूथ थी एंड बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक थी, राइट? हम देखते हैं क्यों। 1964 में दोस्तों आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर में दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे। द फर्स्ट वन वाज मोरारजी देसाई। He was known for his experience, right? He was very, very shrewd congressman. ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाने जाते थे, ये अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, ये अपने एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते थे, ये अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए जाने जाते थे दोस्तों, राइट? बट वहीं तो एक डाउट था जो मोरारजी देसाई साहब को एक एलिजिबल कैंडिडेट के लिस्ट से एलिमिनेट करता था, वो था इनका थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट जो आईएनसी की आइडियोलॉजी से थोड़ी सी डिरेल्ड थी, राइट? हम क्यों बोल रहे हैं इनको इनको ऐसा, वो हम कभी ना कभी जान जाएंगे, बट नो, राइट? एंड द मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार भी थे थोड़े, राइट? अब आ जाते हैं दोस्तों शास्त्री जी। शास्त्री जी का व्यक्तित्व कैसा था? ये थोड़े सॉफ्ट स्पोकन मिजाज के थे, राइट? थोड़े सॉफ्टी, बात करने में बहुत सहजता थी, सॉफ्ट नेचर के थे, थोड़े शॉर्ट स्टेचर के भी थे दोस्तों, राइट? जो एवरेज कद काठी होती है लोगों की, स्पेशली मेन की, उससे थोड़े कम थे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, पर ऐसा माना जाता था, राइट? एंड इसी मान्यता के कारण दोस्तों ऐसा माना जाता है पॉलिटिकल डिबेटर्स के बीच में कि जब 1965 में सेकेंड इंडो पाक वॉर हुई तो अयूब खान साहब ने शास्त्री जी की इसी नजाकत को थोड़ा और ग्रांटेड ले लिया कि यार शास्त्री जी भोले भाले से हैं, सॉफ्ट स्पोकन से हैं, कद काठी भी थोड़ी छोटी है, तो कैसे डिसीजन लेके इंडिया को सेकेंड इंडो पाक में जीत दिलवा पाएंगे। बट हम सब जानते हैं कि नतीजा क्या हुआ, राइट? तो चलिए हम आ जाते हैं पॉलिटिकल सक्सेशन में। शास्त्री जी थोड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, थोड़े माइल्ड नेचर के थे दोस्तों, बट वहीं ये अपने डिसाइसिवनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जाने जाते थे। ही वॉज अ ग्रेट डिसीजन मेकर। ही वॉज नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी दोस्तों। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, राइट? जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लीजिए, अपने जहन में रखिए। व्हाट वाज द स्टोरी इन द नेहरूज कैबिनेट? शास्त्री जी was given the portfolio of railway minister, but unfortunately during his tenure a entire train was got accident, right, because of derailment, and उस पूरे इंसिडेंट की जवाबदारी शास्त्री जी ने अपने कांधों पर लिया एंड ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट विदाउट अटरिंग अ वर्ड। दिस शोज द इंटीग्रिटी ऑफ द मैन, राइट? इनके इन्हीं क्वालिटीज के कारण में लोगों ने, इंडियंस ने मिलके लाल बहादुर शास्त्री जी को इंडिया का सेकंड
प्रधान के रूप में दावेदारी सौंपी, एंड हेंस लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द सक्सेसर ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। शास्त्री जी वेरी वेरी पर्टिकुलरली कंटिन्यूड द नेहरूज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट दोस्तों, राइट। ये पर्टिकुलर लाइन हमारे स्टोरी में कहां फिट होती है, राइट। हम जानते हैं कैसे नेहरू जी को अपने इन्हीं पॉलिसी के कारण में अपने 1962 के इंडो चाइना वॉर में इतनी बड़ी फटकार मिलने के बावजूद भी शास्त्री जी ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को कंटिन्यू क्यों किया। इसके पीछे भी एक कारण थी दोस्तों, राइट। नेहरू जी और शास्त्री जी की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में बहुत डिफरेंट था दोस्तों। जो नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट थी वो काइंड ऑफ यूटोपियन, काइंड ऑफ लिबरलिस्टिक नॉन अलाइनमेंट थी दोस्तों। बट वहीं जो शास्त्री जी की नॉन अलाइनमेंट थी वो कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर में बेस्ड था, राइट। इनका साफ साफ कहना था कि वी विल बी गुड टू द पीपल हु विल बी गुड टू अस, बट व्हेन इट कम्स टू डिसिडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू थ्रेट, we will speak in the bold voice। ये इनका अप्रोच था दोस्तों व्हेन इट कम्स टू दी फॉरेन पॉलिसी, राइट। सो नाउ वी आर हैविंग अ मोर रियलिस्टिक प्राइम मिनिस्टर फॉर आवर कंट्री। एंड मजे की बात तो यह है दोस्तों हम सब के लिए कि नेहरू जी शास्त्री जी ने फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, ऐसे कुछ पोर्टफोलियोज को अपने पास में रखा था। He wanted to improve the India stature in the world political system, right? So now we are starting into the main aspects of Indian foreign policy under the Shastri जी, right? देखते हैं दोस्तों शास्त्री जी के टेन्योर जो कि बहुत शॉर्ट था, सिर्फ 2 साल का था, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टेन्योर इन द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, राइट। नेहरू शास्त्री जी की टेन्योर थी दोस्तों 1964 से लेकर 1966 तक की, सिर्फ 2 साल की, राइट। बट इन 2 सालों के टेन्योर में दोस्तों हमारी जो इंटरनल चैलेंजेस थे वो बहुत ही ज्यादा थे। अगर मैं आपको अपने स्टार्टिंग में कहे हुए एक शब्द के बारे में बताऊं दोस्तों, मैंने एक शब्द यूज किया था पिनेकल, राइट। मैंने एक शब्द यूज किया था अल्टीमेट, राइट। तो जब हम पिनेकल की बात करते हैं दोस्तों तो जो चैलेंजेस थी हमारी, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की काइंड ऑफ प्रोडक्ट थी, वो अपने पीक में थी, अपने पिनेकल में थी। कैसे? इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे दोस्तों, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, राइट। 1964-66 अगर इस दौरान की बात करें दोस्तों तो 1965 में इंडिया में बहुत ज्यादा मेजर एंटी हिंदी प्रोटेस्ट चल रही थी। कहां चल रही थी? ये बेसिकली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में चल रही थी, राइट। जब हम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे जहन में आता है साउदर्न स्टेट्स एंड स्पेशली मद्रास, राइट। बहुत ही भीषण रायट्स, मॉब लिंचिंग हो रहे थे, सिचुएशन बहुत ब्लीक होते जा रही। वहीं ये इशू था दोस्तों, तो हम 1962 के जो इंडो चाइना वॉर की जो कॉन्सिक्वेंसेस थी उससे भी इंडियन आर्मी, इंडिया के जो लोग थे वो उभरे नहीं थे, राइट। द सेकेंड चैलेंज वॉज द कॉन्सिक्वेंसेस, द रेमिफिकेशन पोस्ट 1962 इंडो चाइना वॉर। बट इन सबसे ज्यादा जो ब्लीक थी दोस्तों वो थी इंडिया में फूड क्राइसिस चल रहा था। इंडिया में फूड क्राइसिस चल रहा था, इंडिया में बहुत ज्यादा फेमाइन की इश्यूज चल रही थी, सूखापन पड़ा हुआ था, राइट। देयर वाज नो फूड। आपने कभी ना कभी PL 460 प्रोग्राम ऑफ यूएस के बारे में सुना होगा, जहां पे इंडिया को एज द बेगिंग बाउल ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर करके वहां की जो सबसे डाउनग्रेडेड क्वालिटी की वीट होती थी वो वहां से एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे इंडियंस को खाना मिलता था। This was some of the challenges which was looming during the time of शास्त्री जी। शास्त्री जी ये सारे चैलेंजेस से बहुत वाकिफ थे दोस्तों। तो जब शास्त्री जी
फर्स्ट सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फर्स्ट उन्होंने दिल्ली से ब्रॉडकास्ट किया ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू सारे भारतीय भाई बहनों को। उन्होंने जितने चैलेंजेस है दोस्तों उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम यूटोपियन में अब यूटोपिया में नहीं रह सकते, हमें अपनी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। And he said, right, I'm quoting Shastri ji, quote, there comes a time in the life of every nation when it stands at the crossroad of the history and must choose which way to go, right? There comes a time in the life of every nation when it stands at the crossroad of the history and must choose which way to go, right? But for us, there need be no difficulty or hesitation, no looking to right or left. Our way is straight and clear. The building up of a socialist democracy at home with freedom and prosperity for all, and the maintenance of world peace and friendship with all nations. Right? ये पूरी जो इनकी मोनोलॉग थी दोस्तों, ये पूरी उनकी जो एड्रेस थी, ये इनकी विजन को दर्शाता है। ये इनकी विजन फॉर द इंडिया दैट ही हैड is getting represented in this particular line that he spoke from the New Delhi through all India radio to the people of our country. Right? So when he said that there comes a time in the life of every nation when it stands at the crossroad of the history, right? Crossroads of the history. We were standing at the crossroads of history. How? We were looming over by several problems, right? We were having our own issues post-independence. We were having issues because of China war. There was no food, right? But his vision was very, very clear because he said that for us there need be no difficulty or hesitation, no looking to right. अगर हम ऐसे पूरा वर्ल्ड मैप, ये आप बैकग्राउंड इमेज अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे इंडिया में खड़े हैं, राइट, तो हमारे लिए जो राइट हो जाएगी वो इस साइड हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी वो इस साइड हो जाएगी, राइट। सो जब हम इंडिया में खड़े होते हैं तो देयर इज नो लुकिंग राइट और लेफ्ट। इसको हम आइडियोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट आइडियोलॉजी से कनेक्ट करने से बचेंगे क्योंकि शास्त्री जी वॉज काइंड ऑफ leftist, right? INC ideology, right? He said that our way is straight and clear, right? We wanted to build a socialist democracy at home with freedom and prosperity for all and the maintenance of world peace and friendship with all nations, right? So when he says that maintenance of world peace and friendship with all nations, this kind of shows the legacy of Nehruji's that he wanted to continue, right? So with this, here the main image portray and the acumen of Shastriji enters the Indian foreign policy. All right. So the first and foremost important incident that Shastri ji took under his consideration was the Indian Tamil issues which was going on in the Ceylon, right? So what was happening, friends? अगर हम मैप में देखिए, चलिए आप आ जाते हैं मैप में, आप ये बैकग्राउंड अपने ध्यान में रखिएगा, राइट? ये इंडिया है, ये इंडिया है दोस्तों। यहाँ पे देयर इज अ चाइना, राइट? चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान है, राइट? अब हमने ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया कि हमारे दोनों साइड वी आर हैविंग ट्रबल एट द बोथ द फ्रंट्स व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ, राइट? इसीलिए नेहरू जी का क्लियर विजन था कि हम अपने नेबर्स के साथ जो रिलेशन है उसमें सुधार करने की एक पहल करेंगे, राइट? वी विल ट्राई सॉर्टिंग आउट द इश्यूज दैट वी आर हैविंग विद द नेबर, राइट? तो इसमें सबसे पहला इंसिडेंट आ जाता है दोस्तों श्रीलंका का, राइट? श्रीलंका में दोस्तों 1958 में इंडियन तमिलियंस को लेके काफी ज्यादा विवाद, राइट्स, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, राइट? तब नेहरू जी का टेन्योर था, हमने मैटर को कॉग्निजेंस में तो लिया, बट हमने उस मैटर को उतना सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब फिर आप नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट वाली उसमें आ जाइए, राइट? नॉन अलाइनमेंट काइंड ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड एक्सेट्रा, राइट? पंचशील वाली जो वो थी,
कि वो श्रीलंका का इंटरनल मैटर है, श्रीलंका उसको खुद सॉर्ट आउट कर लेगा, ये सोच के काइंड ऑफ नेहरू जी हैज इग्नोर्ड दैट पर्टिकुलर इशू, राइट? बट नेहरू जी forgot the fact that this particular issue has also a particular term known as Indian, right? Indian Tamils. So India is a kind of stakeholder to this particular issue, and India cannot run away from this particular issue, right? This is what is the difference or contrast effect that we can see between the Nehru and the Shastri ji, right? Nehru ji was kind of a more liberal utopian, but at the same time, Shastri ji was very, very realistic, right? So he went to the Sri Lanka to sign a first Sirima Shastri Pact in the 1964, right? The lady you can see in this particular picture is not just a lady, she is the first lady prime minister of the world, right? She is the first lady prime minister of Sri Lanka, like of the entire world, right? First lady, even before the Thatcher and etc., right? Sirima Bandar Naik was the name of this particular lady, right? So there was a Sirima Shastri Pact, also known as Bandar Naiki Shastri Pact, right? Which was signed in the year 1964 में, राइट? ये कब साइन किया गया था? 1964 में साइन किया गया था दोस्तों। इसमें क्या बात हुई थी? बिकॉज इसमें जितने सारे अनप्लेजेंट जो सिचुएशन थी दोस्तों सिलोन में, राइट? रायट्स हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन थी, ये सबको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि अराउंड 6 लाख जो इंडियन तमिल्स है, राइट? कहीं पे फिगर्स बहुत ज्यादा आपको वेरिड दिखेंगे, आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स 6 लाख एंड 3.5 लाख, राइट? So around 6 lakh Indian Tamils were to be repatriated. Repatriated in the sense they will be sent back from the Sri Lanka to India, right? And उसमें से around 3.5 lakh, 3 lakh approx were to be granted Sri Lankan citizenship, right? एक particular date उनके बीच में डिसाइडेड हुई थी दोस्तों कि जितने इंडियन तमिल्स जो श्रीलंका आए हुए थे, अगर उस पर्टिकुलर डेट के पहले आए हुए थे, उन्हें हम श्रीलंकन सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे। लेकिन अगर कुछ इंडियन तमिलियंस जो पर्टिकुलर डेट के बाद आए हैं, उनको हम बेसिकली रिपैट्रिएट करेंगे, राइट? तो अप्रोक्स 6 लाख इंडियन तमिल्स वेयर रिपैट्रिएटेड बैक टू द इंडिया, राइट? एंड जो 3 लाख इंडियन तमिल्स दोस्तों, उन्हें इंडियन श्रीलंकन सिटीजनशिप दिया गया, राइट? तो ये एक टाइम प्रोसेस तो था नहीं, राइट? लेट्स से हमने 1964 में ये पैक्ट साइन किया एंड हमने सोच लिया कि 1 महीने में हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता था, मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने एक डेडलाइन सेट किया था कि बाय 31 अक्टूबर 1981 हम ये पूरी पैक्ट को एक फुल फ्लेजेड प्रोसेस के थ्रू से कंप्लीट कर लेंगे, राइट? विच वाज द डेट? 31 अक्टूबर 1981। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव इन द माइंड। बट हुआ क्या दोस्तों, हमने जस्ट अभी शास्त्री जी की टेन्योर के बारे में बात किया, फ्रॉम 1964 टू 66, राइट? सिर्फ 2 साल का था। तो उनकी डिमाइस होते ही दोस्तों 1964 में इस अग्रीमेंट को एज एन लैप्स्ड कंसिडर कर दिया गया, राइट? ऐसा होता है ना कि इट वाज साइंड बाय द एक्स प्राइम मिनिस्टर, नाउ जो रिजाइन चेंज होती है, तो दो द पार्टी वाज द सेम, गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, राइट? बट स्टिल इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ लैप्स्ड। क्यों? क्योंकि इसके अपने कारण थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंकन तमिलियंस जो रिपैट्रिएट किए जा रहे थे, वो यहाँ पे एक इंटरनल इशू क्रिएट हो गया था, जिसके कारण से एक पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो गई एंड इस पर्टिकुलर पैक्ट को एज एन लैप्स्ड कंसिडर कर दिया गया, कहां पे? इंडिया में, राइट? So this was a kind of first incident, a major incident when it comes to the foreign policy under the Lal Bahadur Shastri ji, right? The second important event which comes is the China's nuclear explosion, दोस्तों 1964 की बात है। 1964, the same year, right? When the Shastri ji was chosen as the prime minister, right? So China tested its atom bomb during the Shastri's time, right? First time it was during the Shastri's time when China was testing its nuclear explosion, right? चाइना ने इसका कारण क्या बताया दोस्तों, राइट? चाइना ने बेसिकली यूएस न्यूक्लियर थ्रेट को इसका कारण बताया, राइट? बिकॉज ऑफ यूएस न्यूक्लियर टेस्ट being imposed as a threat on our country, we will also be testing our nuclear in the year 1964. This is what China said. Though China has asserted no first use policy, right? No first use policy ये एक offensive policy है दोस्तों, right? IR की, ये हम देखेंगे, offensive
एंड एक डिफेंसिव रियलिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है। जॉन मर्साइमर ने इसे इसके बारे में बात किया था दोस्तों, राइट? जहां पे जब हम ऑफेंसिव के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो बेसिकली पॉइंट आउट करता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ creation of power, right? We will create a power to the extent that no country will ever dare to attack on us, right? अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो इसका मतलब है हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी इतनी बढ़ा देंगे कि किसी एनिमी कंट्रीज की जरूरत ना हो हम पे अटैक कर पाए। द बेस्ट एग्जांपल इज यूएसए, राइट? उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी बढ़ा दी कि ये वो वर्ल्ड की सुपर पावर बन गए, राइट? सो सिमिलरली चाइना वाज आल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन द सेम लाइन, राइट? उन्होंने यूएस न्यूक्लियर को एज एन थ्रेट बताया एंड उन्होंने अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर डाली कब? 1964 में। दो दे हैव असर्टेड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, दैट मींस हम तब तक अपनी न्यूक्लियर जो प्रोवेस है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर रिसोर्सेस है, वो यूज नहीं करेंगे तब जब तक हमारे ऊपर कोई थ्रेट ना हो, ना कोई इनसिक्योरिटी हो। ऑलराइट, बट ये न्यूक्लियर जो इशू, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग जो चाइना में हुआ दोस्तों, वो एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दिया कहां पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्यों? क्योंकि जस्ट हमारे नेबर है चाइना एंड हमारी एंड उनकी रिलेशन उतनी खास थी नहीं। ऑलराइट, सो इट हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन दिस एंटायर इंडो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द एशियन साउथ एशियन रीजन, राइट? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हुए जो प्रो बॉम्ब सपोर्टर्स थे हमारे इंडिया में, राइट, उन्होंने शास्त्री जी को नच किया दैट देयर शुड बी अ न्यूक्लियर टेस्टिंग आल्सो इन आवर कंट्री, राइट? सो इसी सारे फैक्ट को कंसिडरेशन में लेते हुए दोस्तों 1965 में शास्त्री जी ने फुल फ्लेजेडली एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी का गठन किया। 1965 में एईसी का एटॉमिक एनर्जी कमीशन गठन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, राइट? कीप दिस नेम इन माइंड, ही इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन आवर कंट्री, राइट? वेरी फेमस नेम। एंड बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है दोस्तों, 1966 में जब शास्त्री जी का डेथ हुआ था, अराउंड द सेम टाइम होमी जहांगीर बाबा ऑल्सो died. All right. So this was a nuclear story when it comes to India, right? There was a 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसी के कारण से इंडिया में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हुआ कि हमारे नेबर ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली है जिसके साथ हमारी रिलेशन उतनी अच्छी है नहीं। सो इंडिया में जो प्रो बॉम्ब सपोर्टर्स है दोस्तों, उन्होंने शास्त्री जी को नच किया दैट इंडिया शुड गो फॉर अ न्यूक्लियर टेस्टिंग एज वेल। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 1965 में शास्त्री जी ने फुल फ्लेजेडली असेंट दिया कि नाउ देयर शुड बी अ क्रिएशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होमी जहांगीर भाभा। बट इसके कारण में दोस्तों शास्त्री जी को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने भी पड़े थे, राइट? दूसरे पार्टी से नहीं दोस्तों, इवन फ्रॉम द कांग्रेस इटसेल्फ। कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, जो एक्सपीरियंस्ड मैन थे, उनसे भी शास्त्री जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी, राइट? बट the decisiveness that he had in his decisions, the acumen, the political acumen that he was bringing into the table was very very significant, right? उन्होंने वो अपने डिसीजंस में डटे रहे दोस्तों एंड उन्होंने फुल फ्लेजेडली इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंडर द एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एक फुल फ्लेजेडली नॉच दिया कि नाउ यू गाइस कैन मूव अहेड विद अ मेजर फोर्स, right? So this was all about the India's nuclear story, right? Which was a kind of a succession of China's nuclear explosion in the 1964. So ये भी एक major incident था under the शास्त्री जी। एक मिनट आपका अभी एक मिनट टाइम है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं देखूंगा एंड आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अब तक की अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो प्लीज फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हैव अ लुक एंड आई विल ऑल्सो respond you in this particular lecture.
चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, अगर कोई डाउट नहीं है देन वेल एंड गुड, राइट? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन ऑफ द वेरी वेरी decisive movement, not only in the tenure of Shastriji, but in the entire history of international relation in Indo-Pak War of 1965. This is also known as the second Indo-Pak War दोस्तों, राइट? आप सब मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि फर्स्ट इंडो पाक वॉर कौन सी ईयर में हुआ था, राइट? फर्स्ट इंडो पाक वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, ऑलराइट, कब हुआ था? सेकंड इंडो पाक वॉर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि हुआ था 1965 में। ये हुआ था शास्त्री जी के टेन्योर में, राइट? मैं थोड़ी-सी एक बैक स्टोरी आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों बिफोर जंपिंग इंटो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, राइट? हम आ जाते हैं 1958 में दोस्तों, ऑलराइट? जैसे कि हम जानते हैं बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, राइट? बहुत स्मूथली दोनों कंट्रीज में डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही थी अंटिल दिस वेरी ईयर, दैट इज 1958, राइट? इंडिया ने डेमोक्रेसी के लेगेसी को बहुत स्मूथली कंटिन्यू किया, बट पाकिस्तान में स्टोरी सेम नहीं थी दोस्तों। जी हाँ, आपने अभी तक इस बारे में समझ ही लिया होगा कि 1958 में पाकिस्तान में हो जाता है पहली बार मिलिट्री कू, राइट? पहली बार हो जाता है दोस्तों क्या, मिलिट्री कू। वहां के जो जनरल होते हैं, आर्मी जनरल होते हैं दोस्तों, मोहम्मद अयूब खान साहब, वो वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, दैट वाज मिर्जा, राइट? अयूब खान जो साहब होते हैं, वो वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट दैट वाज इस्कंदर मिश्रा को ओवरथ्रो करके वहां की प्रेसिडेंट की पोजीशन खुद संभाल लेते हैं, राइट? मिलिट्री को हो जाती है, सिंपलिस्टिक अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो कब होती है, 1958 में, ऑलराइट? चलिए, ये बात तो हो गई। चीजें बहुत सहज से चलती है दोस्तों, बट उनके जो मिनिस्टर होते हैं ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दैट वाज हिज नेम वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके जहन में कश्मीर का इशू बहुत ज्यादा ताजा होता है, बहुत ज्यादा फ्रेश रहता है, एंड ही वाज वेरी मच कीन इनटू द इशू ऑफ कश्मीर, राइट? But that was not the propitious time for the Pakistan to inflict a war upon India. तो उन्होंने वेट किया, राइट? देयर केम अ ईयर 1962, राइट? हम सब जानते हैं क्या हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था, राइट? इंडिया वॉज ह्यूमिलिएटली डिफीटेड इनटू दैट पर्टिकुलर वॉर, राइट? एंड हम इसी वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस से अभी भी उपज रहे थे। वी वेर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस, द रेमिफिकेशन ऑफ द वॉर ऑफ 1962, कि पाकिस्तान ने सोच लिया कि चलो अब हम इंडिया की एक फिरकी लेते हैं, राइट? फिरकी लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, सिर्फ यही एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक कारण हमने चैलेंजेस वाली स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो चैलेंज क्या था दोस्तों, इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे। 1965 ही ईयर है दोस्तों जहां पे एंटाई हिंदी प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत सारे साउदर्न स्टेट्स में। 1965 ही ईयर है दोस्तों जहां पे फेमाइन क्राइसिस, अपने जो फूड क्राइसिस है, अपने पीक में था। एंड यही एक समय है दोस्तों जब शास्त्री जी ने अपना नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, ऑलराइट? तो इसी सारे कारणों को मद्देनजर रखते हुए अयूब खान जी ने सोच लिया कि चलो अब हम इंडिया की एक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, राइट? क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं आप सबको एक मैप के थ्रू में समझाऊं, राइट? ये है हमारा प्यारा गुजरात वाला रीजन, राइट? ये हमारा गुजरात है दोस्तों, बट ये जो एरिया है गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लग के, ये है सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? एंड ये जो हमारा एरिया है दोस्तों, ये है बेसिकली रन ऑफ कच्छ का एरिया, राइट? यहाँ पे
पाकिस्तान ने अपनी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दी जिसका नाम है डेजर्ट हॉक। डेजर्ट हॉक। डेजर्ट हॉक। ऑलराइट। इस टाइम में जो पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोवेस, मिलिट्री इक्विपमेंट थी दोस्तों, वो काफी मॉडर्न थे। क्यों? क्योंकि इन्हें यूएस से मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट बहुत भारी मात्रा में मिल रही थी। एंड सेकेंड रीजन था, देयर वॉज अ ग्रोइंग रिलेशन और डिफेंस एंड मिलिट्री रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड दी चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। राइट। तो इन्होंने पहला ऑपरेशन लॉन्च कर दिया डेजर्ट हॉक में। राइट। उन्होंने कुछ डिफेंसिव पॉइंट्स ऑफ इंडिया से सक्सेसफुली हमारे जो आर्मी थी दोस्तों, उसको पीछे ढकेलने में वो सक्सेसफुल हो गए। राइट। वो सक्सेसफुल हो गए थे। डेजर्ट हॉक वाज सक्सेसफुल फॉर पाकिस्तान। राइट। बट ब्रिटेन ने यहां पे इंटरफेयर किया दोस्तों। ब्रिटेन ने यहां पे इमीडिएटली इंटरफेयर किया एंड ब्रिटेन ने पाकिस्तान एंड इंडिया को दोनों को बोला कि 1 जैन 1965 में 1 जैन 1965 में जो पोजीशन दोनों की थी उसे रिस्टोर किया जाए। राइट। एंड अ इमीडिएट सीज फायर इज टू बी मेंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ऑलराइट। तो ब्रिटेन के इंटरवेंशन से दोस्तों यहां पे सिचुएशन तो सुधर गई। राइट। बट जो प्रॉब्लम था वो टला नहीं था। राइट। दिस वॉज अ इमीडिएट, अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, बट अ लूमिंग प्रॉब्लम ओवर द इंडिया। राइट। तो पहला जो 1965 की जो इंडो पाकिस्तान वॉर की जो इग्निशन थी दोस्तों, हम उसे बोल सकते हैं अ डेजर्ट हॉक ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान, which was conducted in the Sindh region and the run of Kutch region in the गुजरात। राइट। बट ये ब्रिटेन के इंटरवेंशन से ये सीज फायर ऑब्जर्व किया गया एंड हम दोनों ने, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जो 1 जैन 1965 में जो हमारी पोजीशन थी हम उसे रिस्टोर करेंगे। राइट। मामला शांत हो गया। बट अब आता है दोस्तों सितंबर। अब आता है सितंबर ऑफ 1965। राइट। अब क्या आता है? सितंबर ऑफ 1965। राइट। सितंबर 1965। राइट। यहां पे क्या हो रहा था दोस्तों? देयर वाज अ इंटरनल वोलेटाइल कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन विच वाज प्रिवेलिंग इन द वैली ऑफ कश्मीर। जो शेख अब्दुल्ला के फॉलोअर्स थे दोस्तों, उन्होंने एक अनरेस्ट क्रिएट कर दिया था। कहां पे? कश्मीर वैली में। राइट। इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैपिटलाइज करते हुए दोस्तों, जो भुट्टो साहब थे, उन्होंने आयूब खान साहब को सलाह दिया कि हम जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली रीजन है दोस्तों, वहां से कुछ इन्फिल्ट्रेटर भेजे। कहां? वैली में, कश्मीर वैली में, ताकि वो एज एन सपोर्टर ऑफ शेख अब्दुल्ला बन के यहां पे अनरेस्ट क्रिएट करे एंड यहां पे एक वॉर लाइक सिचुएशन को क्रिएट करे। बट जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स थे दोस्तों, वो कोई नॉर्मल इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं थे, वो थे पाकिस्तान स्पेशल रेंजर्स। राइट। जो वहां के स्पेशल फोर्सेस थे दोस्तों, उसके लोग थे जो कि लोकल ट्राइब मैन की कपड़े पहन के वैली में घुस गए थे। ऑलराइट। बट आपने उरी बेस के बारे में सुना होगा दोस्तों। उरी बेस जो कि पीओके एंड कश्मीर के बीच का दोस्तों एक सिंगल पास है। राइट। एक बॉर्डर एरिया है उरी जो इंडिया में आता है एंड वहां से पीओके से एक पास है, सिर्फ एक ही पास है दोस्तों, जहां से इन्फिल्ट्रेटर्स वहां के लोग भेजे जाते जाते सकते होंगे। ऑलराइट। तो इसी सिचुएशन को जानकारी में, कंसिडरेशन में लेते हुए दोस्तों, शास्त्री जी ने एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑलराइट। इस जो सिचुएशन, ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई दोस्तों, ये इससे हम बोलते हैं ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। राइट। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। राइट। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या था? हम बेसिकली जो पाकिस्तान रेंजर्स है उसके सोल्जर्स को ट्राइब्समैन की कपड़े पहनाकर हम कश्मीर वैली में भेजेंगे, जहां पे वो जो अनरेस्ट की सिचुएशन है उसे क्रिएट कर सके। राइट। वो ट्रेंड थे दोस्तों, वो मिलिटरली ट्रेंड थे। तो वो जो भी अगर लेट्स से कोई अगर मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ भी लड़ाई करनी पड़े, दे वर रेडी फॉर इट। राइट। इसी सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए दोस्तों, शास्त्री जी को यह बात पता चली कि इसमें पाकिस्तान की पूरी हाथ है टू क्रिएट दिस अनरेस्ट इन द वैली।
राइट। पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च करने का कारण क्या बताया दोस्तों? बेसिकली पाकिस्तान डिमांड कर रहा था जो कश्मीर वाली इशू है उसको रीओपन किया जाए, राइट? बट इंडिया वाज नॉट open to it. Why? Because it was already a settled fact for India that Kashmir is an internal part of our country, right? जब फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेहरू जी ने, तो यूएन ने ऑलरेडी हमने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया था, राइट? यूएन ने एक सीज फायर लाइन भी ड्रॉ कर दी थी दैट दिस पार्ट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, दैट वाज पीओके एंड कश्मीर वाज इंटरनल इशू ऑफ इंटरनल टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट? बट डिस्पाइट दिस फैक्ट पाकिस्तान बार बार उंगली कर रहा था कि नो दिस पर्टिकुलर इशू को फिर से रीओपन करना चाहिए, राइट? तो बट इंडिया वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। इसीलिए पाकिस्तान जब ओपनली लड़ने में नाकाम रहा दोस्तों, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चुटकियां लेके इंडियंस से मजा ले, राइट? दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज दोस्तों अनडिक्लेयर्ड वॉर। अनडिक्लेयर्ड वॉर जो 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर थी, वो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर थी। क्यों? क्योंकि ये एक फुल फ्लेजेड वॉर थी ही नहीं दोनों कंट्रीज के बीच में। क्यों फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी? क्योंकि यहां पे तो काइंड ऑफ कपड़े पहन के इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, जो सोल्जर्स आए थे पाकिस्तान के इंडिया में, एंड उन्होंने लड़ाई की रखी थी, राइट? तो इन्हीं सब चीजों को फैक्ट में लेते हुए दोस्तों शास्त्री जी ने इंटीग्रेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स की एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया एंड उन्होंने फुल फ्लेजेडली पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ले आया। इंडियन जो टैंक्स थी दोस्तों, वो डायरेक्ट लाहौर के ऊपर में एम कर रही थी। अगर कुछ टाइम और होता तो पूरा लाहौर तबाह हो जाता, राइट? बट इसी सारे सिचुएशन को जहन में रखते हुए इवन पाकिस्तान ने अपने जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे दोस्तों उसको स्टॉप किए, राइट? एंड जो पैसेज का हमने बात किया था दोस्तों, उससे शास्त्री जी ने डिस्ट्रॉय करवा दिया, राइट? शास्त्री जी ने पूरी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग दिस टाइम गिवन टू वाई बी चौहान दोस्तों, जो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्यूमेंट, डिफेंस एक्यूमेंट दिखाया उस दौर में। All right. So this was the entire situation during the second India Pakistan war, right? इसकी एंड कैसे होती है दोस्तों? इसकी एंड बेसिकली होती है दोस्तों टास्केंट डिक्लेरेशन से, राइट? टास्केंट डिक्लेरेशन क्या है? आप ये पॉइंट्स एक बार पढ़ लेना दोस्तों, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी आंसर राइटिंग में, ऑलराइट? ये सारे बहुत ज्यादा फॉर्मल पॉइंट्स है, राइट? लाइक पाकिस्तान वाज इक्विप्ड विद सुपीरियर मिलिट्री वेपन्स व्हिच इट हैड एक्वायर्ड फ्रॉम यूएसए, राइट? व्हाई पाकिस्तान अगेंस्ट वॉर, राइट? सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन दैट they possessed important and superior military weapons, right? So Pakistan also wanted to strike before India could improve its defenses after the debacle of the Sino-Indian War of 1962, right? 1962 के wars के जो defeats है दोस्तों, उस डिफीट से रिकवर करने से पहले पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया के ऊपर वॉर इन्फ्लिक्ट कर दे, राइट? बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज हैव द पॉलिसी ऑफ गिविंग इंडिया 1,000 कट्स, राइट? पाकिस्तान वाज आल्सो एम्बोल्डेंड बाय द क्लोजर टाइज विद द चाइना, राइट? तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो दिस वर सम ऑफ द पॉजिटिव supports that Pakistan was receiving from the USA, from the China, and the situation of India, right? That ultimately led Pakistan to inflict war upon India, right? ये सब की एंड कैसे होती है दोस्तों? ये सब की एंड होती है टास्केंट डिक्लेरेशन से, राइट? टास्केंट डिक्लेरेशन से। टास्केंट डिक्लेरेशन को बोलते हैं दोस्तों हम साउथ एशियन पीस कॉन्फ्रेंस, साउथ एशियन पीस कॉन्फ्रेंस जो कि साइन की गई थी दोस्तों ताशकेंत उज्बेकिस्तान में, ऑलराइट? ये कब हुआ था दोस्तों? ये बेसिकली जनवरी 1966 में हुआ था। जनवरी 1966 में हुआ था अंडर द गुड ऑफिस ऑफ द सोवियत यूनियन, राइट? जब इंडो पाक वॉर पूरे अपने अल्टीमेटम में थी दोस्तों, तब जो सोवियत यूनियन के प्रीमियर थे जिनका नाम था एलेक्सी कोसिजिन, राइट? रिमेंबर दिस, एलेक्सी कोसिजिन, उन्होंने इंटरवीन किया एंड एक सीज फायर के लिए दोनों कंट्रीज को नच किया, राइट? So Tashkent Declaration was signed between India and Pakistan under the good offices of the Soviet Union, right?
बोथ पार्टीज, अब इसमें अग्रीमेंट क्या हुई दोस्तों, बोथ पार्टीज अग्री टू विदड्रॉ फ्रॉम ऑल ऑक्यूपाइड एरियाज एंड रिटर्न टू प्री वॉर पोजीशन, राइट। दोनों पार्टी दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान ने अग्री किया कि हम जो अपने फोर्सेस हैं वो विदड्रॉ करेंगे फ्रॉम ऑल द प्री ऑक्यूपाइड areas during the war, right, and also they will return back to the pre-war position, जहां पे जिसकी पोजीशन थी प्री वॉर उसको रिस्टोर किया जाएगा, राइट। उन्होंने अग्री किया दोस्तों टू रिपैट्रिएट द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, राइट। तो जितने सोल्जर्स को एज एन प्रिजनर ऑफ वॉर्स बना लिया गया था उन्हें रिपैट्रिएट किया जाएगा एंड नॉट रिजॉर्ट टू फोर्स, राइट। जितने भी सोल्जर्स हैं उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं की जाएगी, कोई भी फोर्स को अप्लाई नहीं किया जाएगा, राइट। एंड जो डिफरेंसेस हैं दोस्तों दोनों कंट्रीज के बीच में उसको पीसफुल मेंस के थ्रू में सॉल्व किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो कि टास्केंट अग्रीमेंट के थ्रू लिए गए, बट टास्केंट डिक्लेरेशन तो दोस्तों उसको सक्सेसफुल नहीं माना जाता है बिकॉज इट failed to resolve the core issue of Kashmir, right? It was a kind of a short or immediate, short or immediate solution, short or immediate solution to solve the इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, राइट। ये सिर्फ वॉर का एक सॉल्यूशन था दोस्तों, टास्केंट डिक्लेरेशन था या फिर साउथ एशियन पीस कॉन्फ्रेंस था, वो एक सिर्फ इंडो पाक वॉर का सॉल्यूशन था, ना कि जो कोर इशू है बिटवीन बोथ द कंट्रीज दैट इज कश्मीर, राइट। सो इस पर्टिकुलर कोर इशू को ये सॉल्व नहीं किया कर पाया दोस्तों, इसीलिए इसको एज एन फेल्ड डिक्लेरेशन भी माना जाता है, राइट। सो एंड अल्टीमेटली वी नो दैट अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, राइट, 10 जैन को, जनवरी 10 जैन को टास्केंट डिक्लेरेशन होता है एंड इसी टास्केंट डिक्लेरेशन के सुबह दोस्तों 11 ऑफ जैन 1966 में अंडर द अनवांटेड मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस शास्त्री जी को उनके होटल रूम से एज एन डेथ रिकवर किया जाता है, राइट। जो कॉजेस है दोस्तों ऑफ द डिमाइज ऑफ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, राइट। बट जो गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करती है उसमें कॉज एज एन हार्ट अटैक बताया गया था, राइट। बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो कि एड्रेस करती हैं इस पर्टिकुलर इशू को। बहुत लोग, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बोलते हैं कि इसमें यूएसए का भी हाथ है क्योंकि इंडिया वाज प्री वोकली सपोर्टिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो यूएसए काफी अगेंस्ट था, यूएसए उस टाइम प्रो पाकिस्तान भी था। तो इसमें यूएसए की जो सीक्रेट एजेंसी है दोस्तों उसमें भी उसका भी हाथ हो सकता था इन पॉइजनिंग दी शास्त्री, राइट। बहुत सारे मिस्टीरियस थ्योरी हैं, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, but this is the fact that on 11th Jan 1966 we lost our second prime minister of our country who was known for his stature, right. Though he was short in the stature but his political stature was long and his vision for the country was unending, right. So with this we are done with the fifth lecture दोस्तों, which was the Indian foreign policy under Lal Bahadur Shastri. And I am hoping that you guys have liked the video, you guys have liked the stories, right? And thank you so much for watching. And if you have liked this particular lecture, then please feel free to share it to the friends. Also recommend it so that we can all learn and grow together. With this is your host Naman signing off for today.